जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आप फिर आज बने हैं मेरे साथ जयप्रकाश यादव के साथ। आज फिर आप सबको पढ़ेंगे टोपोग्राफी के बारे में। इसके पहले वाली क्लास में हमने चर्चा कर चुके हैं, हम चर्चा करें हैं कि हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में पढ़े थे, जो कि हम पहले क्वेश्चन पहले से करते आ रहे हैं। क्वेश्चन हमने पहले बताते हैं, जो बच्चों का डाउट होता है पहले उसे बताएंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो टोपोग्राफी के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो आज फिर आपकी टोपोग्राफी चलेगी, लेकिन चलेगी आज कौन सी? विंड, मतलब पवन द्वारा निर्मित टोपोग्राफी, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पवन से बनने वाली जो भी स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था भैया? तो इसके पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हिमनद द्वारा निर्मित, ग्लेशियर द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ग्लेशियर टोपोग्राफी के बारे में। लेकिन आज डिस्कस करेंगे विंड द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। क्लास में बने रहिए, क्लास को छोड़ के मत जाइएगा, क्लास को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बने रहिए, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय भगवान, जय हनुमान, जय भोले, जय शिव शंकर। चलिए सबका जयकारा लगा लीजिए एक बार, फिर उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक? चलिए देखिए, तो इसमें पहले हम क्वेश्चन में आते हैं। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति में क्वेश्चन कल बात किए थे, लेकिन क्वेश्चन कुछ फंसे हैं, तो उसके देखिए उसमें क्या था क्वेश्चन बच्चों का कि ड्रमलीन और एस्कर क्या होते हैं। ड्रमलीन और एस्कर मैंने बाद में बताया था। ड्रमलीन कुछ बच्चे को क्लास छोड़ के चले गए थे, जो कि वीडियो पड़ी हुई है, रिकॉर्डेड क्लास पड़ी हुई है, आप उसको देख लीजिए, ठीक? देखिए ड्रमलीन पहले देख लीजिए। तो बबुआ ड्रमलीन वो होता है जैसे कोई पत्थर है, कोई बर्फ़ है, कोई बर्फ़ है। हम ड्रमलीन के बारे में बात करेंगे। कोई बर्फ़ है, वो बर्फ़ क्या होता है अपने ग्लेशियर से, अपना ये कोई ग्लेशियर है, कोई ये ग्लेशियर है और ये उसकी नदी है। क्या है? नदी है। ये बनी है नदी। क्या बनी है? नदी। इसमें से कोई बर्फ़ खिसकते 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 ये आकर के इस पानी में, ये जो नदी बह रही है, ग्लेशियर में देखेंगे आप, कहीं आप चले जाइए देखेंगे तो उसमें क्या होता है, ये जो पानी बह रही नदी है, इसमें क्या होता है कि इसमें बर्फ़ गिर जाती है। क्या होती है? बर्फ़ हो जाती है। बड़ा सा कोई बर्फ़ ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कोई बड़ा सा बर्फ़ ले लीजिए और वो पानी में डला है। क्या है? पानी में पड़ा हुआ है। अब आप इसको ये देखेंगे कि वो बर्फ़ुआ जो है एक उल्टी नाव की शेप में हो जाता है, धीरे धीरे करके। क्या होता है? उल्टी नाव के शेप में हो जाता है, जिसे हम ड्रमलीन कहते हैं, जिसे हम ड्रमलीन कहते हैं। किसी बर्फ़ को, कोई बर्फ़ पानी में आने के बाद, मतलब वाटर में पहुंचने के बाद, वह उल्टी नाव के शेप में, मतलब पिघल करके वह उल्टी नाव के शेप में हो जाए, उसे हम ड्रमलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिघल जाएगा। जाहिर सी बात है, आप अपने घर में भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक? इसका आप कोई आप फ्रिज में बर्फ़ जमा लीजिए, बड़ा सा कोई किसी में कोई चौकोर उसमें जमा लीजिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। कोई रेक्टेंगल शेप में आप उसको जमा लीजिए। उसके बाद डेग तो होगा घर में, आप उठा करके वही बर्फ़ुआ को डेगवा में ससुरा को डुबा दीजिए। और जब डुबाएंगे तो उसमें ये होगा कि उसका बिचवा वाला जो पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है, वो ससुरा का होगा कि उसको जो है खा जाएगा। क्या होगा? बीच वाला पार्ट पहले घुलेगा, इस फॉर्म में घुल जाएगा। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में घुल जाएगा। ये कोई चौकोर सा था पहले, तो इस फॉर्म में ये घुल जाएगा और धीरे धीरे करके ये धीरे धीरे करके पूरा घुलता जाएगा। लास्ट में क्या होगा कि इसका ये शेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटे छोटे टुकड़ों में ये विभाजित हो जाएगा, जिसे हम एस्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कर। क्या कह दिए भैया? एस्कर। क्या कह दिए? एस्कर, जिसे हम एस्कर कहते हैं और इसे हम ड्रमलीन कहते हैं। क्या कह दिए? इसे ड्रमलीन कहते हैं। क्लियर हो गया? और एक क्वेश्चन था गिरिशृंग के बारे में। गिरिशृंग देखिए, अधिकतर बने हुए लीनियर पेयर के सर्कों को, क्या बने हुए सर्क होते हैं, कोई एक घंटा होता है तो उसे क्या कहते हैं? सर्क कहते हैं।
दो गड्ढे हुए, उसके बीच का उठा हुआ पार्ट को एरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? एरिटी। बीच में जो ये दो सर्क बनते हैं, देखिएगा आप पिछली क्लास, इसके बीच में बने हुए दो सर्कों के मध्य उठा हुआ भाग को एरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिटी कहते हैं। लेकिन अब देखिए सुरंग क्या होता है, इसी तरह तमाम गड्ढे बन जाएं। क्या बन जाएं? बर्फ़ों में तमाम बने हुए गड्ढों को, सभी ये प्रोसेस बर्फ़ में ही होंगे आपके। गिरी सुरंग बनेंगे आपकी, गिरी सुरंग, एरिटी, सर्क सभी गड्ढों में बनेंगे। कहाँ बनेंगे? गड्ढों में बनेंगे। तो क्या होता है कि तमाम सुरंगों में, क्या तमाम सर्कों में बने हुए सर्कों में, तमाम बने हुए सर्कों में उठे हुए भाग को हम गिरी सर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरी सुरंग कहते हैं। ठीक, गिरी सुरंग कहते हैं। दो गड्ढे होंगे, बर्फ में दो गड्ढे होंगे तो उसे एरिटी कह देंगे, उसके बीच में बने भाग को एरिटी कह देंगे। कोई एक गड्ढा होगा तो उसे हम सर्क कह देंगे। ये दो सर्क बने हैं। क्या? दो सर्क बने हैं, उसके बीच में उठा हुआ भाग को एरिटी, और तमाम सर्क बने हैं एक लाइन से तमाम सर्क बने हैं, उसके उठे हुए बीच वाले भाग को गिरी सुरंग कह दें। ठीक, रिवीजन भी हो गया आपका और रिपीट भी हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, मोहर लगाते चलिए, बेहतरीन। ठीक, तो आज पढ़ने वाले हैं हम पवन द्वारा निर्मित स्थला आकृति। क्या भैया? विंड टोपोग्राफी। विंड टोपोग्राफी। ठीक, बेहतरीन टॉपिक है, क्लास छोड़ के जाना नहीं है। जो बच्चे यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, जिसकी भी तैयारी जो कर रहा हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस चल रही हैं। कोई एक भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से छूटने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। पिछली भी क्लास देख लीजिए, बेहतरीन से बेहतरीन मैं क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचाने के लिए। बस आप बने रहिए क्लास में, पर डे बने रहिए, पर डे वीडियो देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं कि पवन द्वारा निर्मित स्थला आकृति, विंड टोपोग्राफी। क्या भैया? विंड टोपोग्राफी। सब कुछ समझ में आता होगा, बिल्कुल बेहतरीन समझ में आएगा। पवन द्वारा निर्मित स्थला आकृति, पूरा नहीं लिखेंगे हम, केवल पवन लिख दे रहे हैं। क्या? पवन द्वारा, पवन लिखते हैं बस। ठीक, पवन द्वारा निर्मित स्थला आकृति। ठीक, पवन द्वारा निर्मित स्थला आकृति। पहले हम बात करते हैं अपघर्षण के बारे में। क्या बात करेंगे? अपघर्षण। बेहतरीन चीज़ है, इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपघर्षण, घर्षण। देखिए भैया, अपघर्षण क्या होता है, इसको आप कॉमन सी लाइफ में भी देखे होंगे। कहाँ देखे होंगे? कॉमन सी लाइफ में, चलते फिरते आप देखे होंगे। बौखा आ गया, आंधी आ गई, फुर्र से उड़ने वाला आ गया, बौंडर बाबा आ गए, जिसको कहते हैं बौंडर बाबा। क्या कहते हैं भैया? बौंडर बाबा। ठीक, तो जो है आंधी आ गई, बिचवा में एक बार का आई थी 2012-13 के करीब में लंगड़ी आंधी आई थी। का आई थी भैया? लंगड़ी आंधी, जो बहुत तेज़ थी। ठीक, तो पहले बात करते हैं हम अपघर्षण के बारे में। बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा आंधी में ही, आंधी को ही हम लेके चल रहे हैं। ठीक, तो अपघर्षण क्या होता है? अपघर्षण वो होता है जब आप देखेंगे कि जो भी कोई पवन, कोई हवा अपने साथ क्या करे? घसोट करके, कंकड़ पत्थर घसोट करके एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करे? घसोट करके, क्या करे भैया? घसोट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए, उसी को हम कहते हैं अपघर्षण। क्या कहते हैं भैया? अपघर्षण। लंगड़ी आंधी में आप आंधियों में देखे होंगे कि ससुरा बहुत दूर तक के का उड़ते आते हैं, लकड़ियाँ भी उड़ती चली आती हैं,
कपड़े भी जितने आप देखेंगे, क्या देखेंगे, लकड़ी उकड़ी सब उड़ते चले आते हैं। तो वो क्या होता है, कहीं वो रखा रहता है और आंधी आई मारा सड़ाक से, क्या हुआ, मारा सड़ाक से, तो क्या हुआ, वहाँ पर जहाँ से वो उठी, जिस जगह से उठी उसी को कहते हैं अपघर्षण। क्या हुआ, अपघर्षण। ठीक, समझ में आ गया। तो इसी में विंड में क्या हुआ कि विंड टोपोग्राफी में समझ गए अपघर्षण क्या हुआ, कोई कंकड़ पत्थर, क्या हुआ, कोई चट्टान या कोई कंकड़ पत्थर पर घर्षण, क्या हो, हवाओं द्वारा बने घर्षण को, हवाओं द्वारा किसी कंकड़ पत्थर पर बने घर्षण को अपघर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघर्षण कहते हैं। दिमाग में रखिए, यहाँ पर फीड कर लीजिए। अंधिया में जो आता है, क्या आता है, बीज बौखा का आता है, बौखाता है, देखेंगे आप उड़ते चले आते हैं, जो जिसका मन हो रहा है वो उड़ता आ रहा है। किसी को देखेंगे भाग से कोई किसी का कुछ डला हुआ है तो उस पर आगे खड़बड़ाहट से गिरने लगता है। क्या गिरने लगता है, लकड़ियाँ, कंकड़, पत्थर सब गिरने लगते हैं। तो किसके कारण होता है, क्या होता है, उसे कहते हैं अपघर्षण। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब दूसरी बात करते हैं, छत्रक शिला। छत्रक शिला देखिए, छत्रक शिला, छत्रक शिला बेहतरीन चीज़ है भैया, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इसको आप समझ लीजिए। छत्रक शिला देखिए। दूसरा आप देखेंगे क्या है, दूसरा भूस्तंभ, भूस्तंभ, स्तंभ, भूस्तंभ हो गया, भूस्तंभ हो गया। चौथा है आपका यारडंग, 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 यारडंग। ठीक, यारडंग। पहले इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं, इन तीनों के बारे में। देखिए छत्रक शिला क्या होती है। छत्रक शिला देखिए, आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कोई चट्टानों पर जाएंगे, कोई बहुत भारी चट्टान है, क्या है, चट्टान है, बहुत ही विशाल चट्टान है, उसमें देखेंगे वहाँ पर कोई किसी चट्टान में हमेशा ही कोई कठोर चट्टान पूरी नहीं होती। कोई भी चट्टान होगी उसमें पूरी चट्टान कठोर नहीं होगी। तो क्या होती है, देखिए उसमें कुछ मुलायम चट्टानें भी होती हैं और कुछ कठोर चट्टानें भी होती हैं। तो मुलायम चट्टान जो होती है, देखिए चट्टान हम बना रहे हैं एक प्रकार से, क्या बना रहे हैं, चट्टान। देखिए ये प्रकार से चट्टान बना रहे हैं। देखिए ये बन गई आपकी चट्टान है, कोई बहुत ही विशाल चट्टान है, बड़ी चट्टान है, कोई बहुत बड़ी चट्टान है। का है भैया, बहुत बड़ी चट्टान है। और इसमें होता का है कि ससुरा, इसमें ये जो इधर वाली है, ये ऊपर वो वाली कहीं बिचवा में क्या होती है, किसी प्रकार से क्या हो जाता है, इस प्रकार से बन जाती है। क्या बन जाती है, इस प्रकार से होती है। ये वाली जो चट्टानें होती हैं, इसमें क्या होती हैं, ये वाली चट्टानें, मुलायम वाली चट्टानें हवा के कारण क्या होती हैं, हवा के कारण टूट जाती हैं। क्या होती हैं भैया, हवा के कारण टूट जाती हैं और कठोर चट्टान बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, कठोर चट्टान बची होती हैं। कठोर चट्टान देखेंगे आप कहीं पर तो वहाँ पर छाता टाइप में बन जाता है। क्या, कहीं देखेंगे आप चट्टानवन में, तो चट्टानवन में क्या होता है, छाता टाइप का बन जाता है। क्या बन जाता है, छाता टाइप में बना होता है। इस प्रकार से बना होता है, जो कि जिसके नीचे आप जा करके जिसके नीचे आप जा करके बारिश और इसमें आप रुक सकते हैं। तो देखेंगे कि यह जो चट्टानें हैं इसमें कठोर और मुलायम दोनों होती हैं। कठोर चट्टानें बची होती हैं, क्या हुई, कठोर चट्टानें बची रहती हैं और मुलायम चट्टानें हवा के कारण टूट जाती हैं। हवा के कारण टूट जाती हैं और वह क्या होती हैं, छाता के समान, छाता के आकार में बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, छाता के आकार में बन जाती हैं, जिसे हम छत्रक शिला कहते हैं। इससे आपको साफ सुथरा समझ में आ रहा है, शब्द से भी समझ में आ रहा है, अर्थ से भी समझ में आ रहा है। छत्रक शिला, क्या, छत्रक शिला, शिला मतलब समझ जाइए, शिला, छत्रक शिला कहते हैं। तो छाता की तरह बनी हुई चट्टानों को हम छत्रक शिला कहते हैं।
ठीक, दिमाग में चढ़ा लीजिए। छाताओं की तरह, छाता की तरह क्या बनी होती है? चट्टान जो होगी वह छाता की तरह बनी होगी, उसी को हम छत्रक शिला कहते हैं। इसमें भी आपको मुलायम और भारी, इसमें मुलायम और कठोर चट्टानें दोनों होती हैं, जिससे कि होता क्या है कि जो कठोर वाली चट्टान होती हैं यह कोई ज़रूरी नहीं कि छाता के ही समान हो, वो भूस्तंभ भी हो सकती हैं और यार डंग भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? यार डंग भी हो सकती हैं और भूस्तंभ भी हो सकती हैं। यहाँ तक समझ में आया? ये केवल आपको देखेंगे कि कहीं छाता के समान बनी हुई चट्टान है तो वह उसे हम कहेंगे कि छत्रक शिला है। क्या है? छत्रक शिला है, जिसमें आप नीचे रह भी सकते हैं, रुक भी सकते हैं। बारिश के सीजनों में बहुत विशाल चट्टान होती है। क्या होती है? बहुत ही विशाल चट्टान होती है। तो इसमें क्या होता है कि कठोर चट्टान, मुलायम चट्टान टूट करके बिखर जाती है, टूट करके भाग जाती है। क्या होती है? टूट करके 100-200 सालों में क्या होती है? टूट जाती है हवाओं के झोंका से। हवा भैया, जब कोई चीज़ आंधी आएगी, पानी आएगी तो क्या होगा? पहले मुलायम चट्टान को तोड़ेगा, फिर कठोर चट्टान पर जाएगा। तो कठोर चट्टान भी टूटती है, लेकिन पहले मुलायम चट्टान टूटती है, फिर कठोर चट्टान टूटती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो छत्रक शिला क्या होता है भाई? छत्रक शिला, छाता के समान बनी हुई चट्टान को हम छत्रक शिला कहते हैं। क्या? छाता के समान बनी हुई चट्टान को छत्रक शिला कहते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं भूस्तंभ की। भूस्तंभ क्या होता है? भूस्तंभ में यह एक प्रकार का भू पिलर के समान हो जाती है। इसमें भी आपकी मुलायम चट्टानें होती हैं, यह पिलर के समान हो जाएं। क्या हो? अब एकदम में सीधा पिलर थोड़ी नहीं होगा चट्टानों में। देखिए ये भूस्तंभ, ये देखिए ये पिलर के समान बन जाएं। ये मान लीजिए कोई है, क्या है, कहीं कहीं पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक प्रकार से पिलर के समान बनी हो। क्या बनी हो? पिलर के समान बनी हो। पिलर के समान बनी हुई चट्टान को हम भूस्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? पिलर के समान बनी हुई चट्टान को हम भूस्तंभ कहते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें ये आपकी कठोर चट्टान होगी। क्या होगी? कठोर चट्टान होती है, और ये बाहर इसमें भी क्या होता है, कहीं कहीं पे छत्रक शिला में देखिए, छत्रक शिला से आप ही समझ लीजिए। ये देखिए ये आपका छत्रक शिला वाली चट्टान है। क्या है? छत्रक शिला वाली चट्टान है। इसमें क्या होता है, धीरे धीरे कर करके पत्थरवा जो होता है वो इसको इतना इतना उड़ा देगा। क्या हो जाएगा? उड़ा देगा इधर इधर का पोर्शन। तो ये एक प्रकार से इस फॉर्म में बन जाएगा, एक प्रकार से इस फॉर्म में हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे भूस्तंभ। क्या कहते हैं? भूस्तंभ। तो पिलर के समान बनी हुई चट्टान को हम भूस्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पिलर के समान बनी हुई चट्टान को हम भूस्तंभ कहते हैं। अब पिलर यहाँ पर ये लीजिए कि यह सीधी बनी होगी। क्या होगी? सीधी बनी होगी। एक प्रकार से ये पिलर के समान होगी, खड़ी होगी। क्या होगी? खड़ी होगी। टेढ़ी मेढ़ी चाहे जैसे होगी, लेकिन ये खड़ी होगी। इसमें कोई फैलाव नहीं होगा, इसमें आप रुक नहीं सकते, नीचे इसमें कोई छावनी वावनी नहीं बनी रहेगी। ये सीधा केवल खड़ी होगी। क्या होगी? खड़ी होगी। आपकी ये मुलायम चट्टान इसमें भी होंगी, मुलायम चट्टानें इधर होंगी। क्या होती है? मुलायम चट्टानें भी इधर होंगी, जो कि हवा से टूट जाएगी, और उसे हम कहते हैं कि अब कठोर चट्टानें बचेंगी तो कठोर चट्टान एक पिलर के समान बन जाएगी, जिसे हम कह देंगे भूस्तंभ। ठीक, ये चीज़ समझ में आया? भूस्तंभ समझ में आ गया भैया? भूस्तंभ पिलर के समान बनी हुई, हवाओं द्वारा कठोर चट्टान बनी होती हैं। पिलर के समान बनी हुई कठोर चट्टान को हम भूस्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भूस्तंभ कहते हैं। धीरे धीरे इसकी मुलायम चट्टानें, आप इसको लिख लीजिएगा अपने प्रकार से। ठीक, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट है आपका यारडंग। यारडंग क्या है? तमाम भूस्तंभ बन जाएं,
तमाम भू स्तंभ बन जाएं, खड़ी चट्टान तमाम बन जाएं। भैया खड़ी चट्टान एक बन गई, दूसरी बन गई, तीसरी बन गई, चौथी बन गई, पांचवी बन गई, जितनी बन जाएं खड़ी हों वो, उसी को हम कहते हैं यार डंग। क्या कहेंगे? यार डंग। देखिए ये आपका कोई चट्टान है, क्या है ये चट्टानें हैं, ये आपकी कठोर चट्टानें हैं, ये आपकी कठोर चट्टानें हैं, क्या हैं? पिलर के समान ये खड़ी होंगी। ये आपकी नीचे चट्टान भी है जिस पर ये खड़ी हैं तीनों, क्या हैं? जिस पर ये खड़ी हैं, देखिए ध्यान से देख लीजिए, जिस पर ये खड़ी हैं। और इसमें होता क्या है कि बिचवा में क्या होंगे? मुलायम चट्टान आपकी भरी होती हैं, क्या होंगी? ये यूपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन कि कठोर प्लस मुलायम चट्टान मिल करके उसे क्या कहते हैं? जब कठोर और मुलायम चट्टान ये एक से अधिक मिलने लगें तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे भैया? यार डंग। क्या कहेंगे? यार डंग। देखिए इसमें मुलायम चट्टान, कठोर, मुलायम, कठोर, मुलायम, कठोर, मुलायम। ठीक, तो क्या होता है? हवा के झोंका पड़ने पर ये सब टूट जाती हैं। मुलायम वाली टूट करके 100-150 सालों में टूट जाती हैं और यह एक प्रकार से तीनों इस तरह के पिलर के समान बने होते हैं जिसे हम यार डंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यार डंग कहते हैं। मुलायम चट्टानें इसमें भी टूट जाएंगी। आप देखेंगे कि कहीं पर तमाम चट्टानें खड़ी होंगी। क्या होंगी? तमाम चट्टानें खड़ी होती हैं और सीधी। जब वो चट्टानें मजबूत होंगी, कठोर होंगी, तभी वो टूटेंगी नहीं। जाहिर सी बात है, चाहे उसमें जितना हवा पड़े, टूटती हैं लेकिन 100, 200, 300 साल बाद टूटेंगी। हवा ऐसी चीज़ है जो कि सबको तोड़ डालती है। जब यहाँ इंसान को उड़ा देती है तो ये तो चट्टानें हैं। ठीक, चलिए, तो क्या होती हैं कि इसमें मुलायम, कठोर, मुलायम, कठोर, मुलायम, कठोर, मुलायम, कठोर द्वारा मिली हुई निर्मित चट्टानों को हम यार डंग कहते हैं। क्या कह दिए? 2 से अधिक कठोर चट्टानें मिलेंगी, उसमें कठोर मुलायम अगर दे दिया यूपीएससी के पेपर में, इसमें पूछा गया था यूपीएससी में कि कठोर और मुलायम चट्टान 2 से अधिक बनी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? यार डंग। यार डंग। देखिए इसमें एक पिलर के समान एक रहेगा भू स्तंभ, तो इसमें ये भी कह सकते हैं कि भू स्तंभों, 1 से अधिक बने हुए भू स्तंभों को हम कठोर यार डंग कहते हैं। 1 से अधिक बने हुए भू स्तंभों को हम यार डंग कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यार डंग हो गया, भू स्तंभ हो गया, यहाँ तक समझ गए? चलिए अब बात करते हैं आगे। ये आपकी भी पिलर के समान होंगी, साफ सुथरा समझ में आ रहा है। इसमें सभी बीच में मुलायम चट्टानें आपकी भरी होती हैं जो कि हवा के कारण यह टूट जाती हैं और ये पिलर के समान बन जाती हैं बची हुई कठोर चट्टानें। ठीक, चलिए बात आगे करते हैं। देखिए शानदार ज़बरदस्त क्लास में बने रहिए। इसके आगे भी बहुत बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ, इसके आगे भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। पढ़े आप क्लास, देखिए बिल्कुल आपको समझ में आएगा। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। ठीक, चलिए भैया अब बात करते हैं इंसेलबर्ग के बारे में। 5वां है आपका इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग गड़बड़ा गया लिखने में, देखिए उसी में ससुराल लिख गवा। देखिए इंसेलबर्ग, क्या? इंसेलबर्ग क्या होता है? इंसेलबर्ग हो गया, लिख ले रहा हूं मैं हेडिंग, डाइकांटर
सातवां है आपका, चलिए सातवां बाद में लिखेंगे, पहले इन दोनों को समझिए, डाइकांटर और इंसेलबर्ग। देखिए ये अभी तक हो रहे थे आपके क्या, छत्रक शिला भूस्तंभ यारडंग, यहाँ तक समझ में आया। अब इंसेलबर्ग क्या होता है, यारडंग जब बने होंगे तो वो भी कुछ दिन बाद टूटेंगे। का होंगे ससुरा, कुछ दिन बाद टूटेंगे और वो टूटने के बाद बिखर जाएंगे। का होते हैं, बिखर जाएंगे, जिसे हम कहते हैं इंसेलबर्ग। यह छोटे छोटे हो जाते हैं, बड़े बड़े यारडंग में क्या था, बड़े बड़े पिलर के समान थे, लेकिन इंसेलबर्ग में यह छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएंगे, मतलब कि यह आधे पर से टूट जाएंगे। ठीक, क्या होंगे, आधे पर से टूट जाएंगे, उसी को हम कहते हैं इंसेलबर्ग। यारडंग को तोड़कर हवाओं द्वारा कठोर चट्टान, देखिए हवाओं पहले ये ऐसे बने थे, क्या थे, ये ऐसे बने थे, 2-3 थे यारडंग बने थे। क्या बने थे भैया, यारडंग बने थे, जो कि हुआ क्या कि अब यह क्या हुए, टूट गए। क्या हुए, टूट गए, धीरे धीरे करके ये भी टूट जाएंगे। और ये क्या हुए कि बीच पर से क्या हुए, बीच पर से टूटे या कहीं से टूटे, यह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इतना भी छोटा नहीं बिखरेगा, भारी 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 भरकम टुकड़ा रहेगा। बहुत बड़े होते हैं ये चट्टाने, भारी भरकम टुकड़ा रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग। क्या कहेंगे, इंसेलबर्ग। चलिए अब देखिए इसमें, अब देखिए डाइकांटर क्या होता है, यही जो इंसेलबर्ग बना है, जब यह धीरे धीरे करके एक चौकोर में, किसमें, चतुर्भुज के फॉर्म में बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं डाइकांटर। क्या कहेंगे, डाइकांटर। ये बहुत बड़े होते हैं, छोटे मोटे नहीं होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, भारी होते हैं, भरकम होते हैं, जिसमें हम मूवी देखे होंगे कितने आदमी थे। तो भैया कितने आदमी थे, वो बिचवा में चढ़ा हो के कौन मुखिया बैठा रहता है, कहते हैं कितने आदमी थे, कहेंगे गुरुजी 5। ठीक, तो गुरुजी 5 का मतलब यहाँ पर कि यहीं पर क्या होता है, ये चौकोर के समान बन जाते हैं। क्या बन जाता है, चौकोर के समान बन जाता है, और उसी को हम कहते हैं डाइकांटर। क्या कहते हैं, डाइकांटर। तो कितने आदमी थे, तो कितने आदमी वाले में क्या होता है कि वो चौकोर एक बड़ा सा शिला होता है। क्या होता है, चौकोर एक बड़ी सी चट्टान होती है, जिस पर वो चढ़ के पूछता है भैया कितने आदमी थे, तो भैया बताते हैं गुरुजी 5 आदमी थे। ठीक भैया, तो वहाँ तक समझ में आ गया। चलिए डाइकांटर हो गया। अब बात करते हैं, अभी तक तो आप पढ़ रहे थे अपर्दन द्वारा निर्मित स्थला आकृति। किसके द्वारा, अपर्दन द्वारा निर्मित स्थला आकृति, यहाँ तक थी। अपर्दन द्वारा ये घिसावट में हो गई। अब देखिए, अब होगी निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थला आकृति। सातवां है आपका, सातवां में आप पढ़ेंगे बरखान। बरखान, बरखान। देखिए बरखान क्या होता है। आठवां है आपका स्तूप। स्तूप, स्तूप, स्तूप। ठीक, फिर है आपका नौवां है लोयस। लोयस, लोयस। ध्यान दीजिए, बेहतरीन है बहुत, दोनों चीज़, तीनों चारों सब कुछ पूरा एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो बरखान क्या होता है, बरखान में चले जाइए आप मरुस्थल एरिया में, कहाँ पर, डेजर्ट एरिया में आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर किसी चट्टानवन में, किसी चट्टान पर क्या होता है, किसी चट्टान पर बालू क्या होते हैं, खड़ी होती चट्टान, उसी पर बालू का होते हैं, हवा मारता है झोंका और बालू आकर के वहीं पर रख जाते हैं, और बड़ा सा एक भव्य सा एक आकृति बन जाती है, जिसे हम कहते हैं बरखान। देखिए आकृति किस प्रकार से बनेगी, तो ये कोई बड़ा सा चट्टान है, हवा द्वारा लाए गए
ईटा कंकड़ पत्थर बारू ईटा गिट्टा सब क्या हो गए, ये आपका बरखान बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, बरखान बनता है। इस प्रकार से ये कोई चट्टान है, चट्टान झुकी हुई है और उसी पर बालू आकर के अपना कब्जा जमा लिया है, उसी पर टिक गया है बालू। हवा, बालू को लाया कौन, हवा। कौन लाई भैया, हवा लाई, पवन लाई, बलुआ को क्या कर दी, उठा करके इसी पर पटकी और क्या हो गया, ये ऐसे का ऐसे खड़ा है। तो उसी को हम इस फॉर्म में बन जाएगा जिसे हम कहते हैं बरखान। क्या कहेंगे, बरखान। ठीक, समझ में आया। अब स्तूप क्या होता है, स्तूप में यही जो बरखनवा, ये जो चट्टानवा है, कुछ दिन बाद क्या होगा, गिर जाएगा। क्या होगा भैया, गिर करके इस फॉर्म में यहाँ चट्टानियाँ गिर जाएगी और यह क्या बना लेगी, इस फॉर्म में बना लेगी। बालू यहाँ पर क्या होंगे, जब्त हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगी, इस फॉर्म में बन जाएगी। सिंपल से फॉर्म में बन जाएगी ये, जिसे हम स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं, स्तूप। ठीक, क्या कहेंगे, स्तूप। इस फॉर्म में बन गई स्तूप। यहाँ पर कोई खड़ा क्या है, चट्टान है, उस पर बालू जम गया, उसे कहेंगे बरखान। चट्टान गिरा, कुछ भी कह लीजिए, चट्टान गिरे या ना गिरे, चट्टान हो या ना हो, अगर इस फॉर्म में बना है तो उसे कहेंगे स्तूप। ठीक, लोयस क्या होता है, लोयस में आप एक गाना सुने होंगे गजनी का, गजनी का, किसका, गजनी का। दिल तू ही बता कहाँ था छुपा, क्यों आज सुनी मेरी धड़कन पहली बार। देखिए, तो उसमें होता क्या है, लोयस में आप देखेंगे कि यही जो स्तूप होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हवा इनको उड़ा, एक जगह पर तो रुके नहीं रहेंगे। क्या होंगे भैया, हवा एक जगह पर तो स्तूप रुके नहीं रहेंगे, बालू गिट्टी एक जगह पर रुके नहीं रहेंगे। हवा जब आएगी तो इनको भी ससुरा को उड़ा करके ले जाएगी, और जब यह एक समुद्र के लहरों के समान बन जाए तो उसी को हम कहते हैं लोयस। क्या कहेंगे भैया, लोयस। मूवी आप देखे होंगे गजनी, मैं पहले बता चुका हूँ, उसमें गाना आप देखिए कि जो बताया मैं आपको, गाना कौन सा था भूल गया, दिल तू ही बता कहाँ था छुपा, तो वो वाला गाना आप देखेंगे भैया, तो उसमें क्या होता है कि यहीं पर हीरो हीरोइनियाँ क्या करते हैं, यहीं पर डांस करते हैं। क्या करते हैं भैया, डांस करते हैं। तो इस देखेंगे आप तो वहाँ से बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि यह लोयस है। यह एक प्रकार से किस फॉर्म में बना है, ये समुद्र की लहरों के समान बना हुआ है। ये क्या है, ये बालू है, समुद्र की लहर थोड़ी नहीं है। यही बलुआ का हुआ हवा जो है उसको उड़ा करके इस फॉर्म में बना दी। जब आप देखेंगे कहीं पर हवा जब तेज़ी से, जो भारी भरकम होंगे उस ससुरा पहले बैठ जाएंगे और कुछ देर बाद क्या होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएंगे, ये इस फॉर्म में बन जाता है। क्या फॉर्म में बन जाता है, तो इस फॉर्म में बने हुए, इस तरह के बने हुए क्या होगा, इस तरह के बने हुए बरखान या निक्षेपण कुछ भी कह लीजिए, बालू के होते हैं ज़्यादातर ये। तो क्या होते हैं, ये रेगिस्तान में ये अधिकतर बने हुए दिखाई पड़ते हैं। डेजर्ट एरिया जहाँ होगा वहीं पर ये अधिकतर बना हुआ दिखाई देगा। तो क्या होगा कि लोयस, क्या कहेंगे इसे, लोयस। ठीक, समझ में आ गया। इसी तरह बने होंगे तो उसे कहेंगे लोयस। क्या कहेंगे भैया, लोयस। सबसे बड़ा लोयस कहाँ पर स्थित है, सबसे बड़ा लोयस कहाँ पर बना हुआ है, तो सबसे बड़ा लोयस चीन में। कहाँ पर, चीन में। चीन, चाइना, चीन भैया, चीन में सबसे बड़ा लोयस मौजूद है। यदि अगर पूछ लिया कि सबसे बड़ा लोयस कहाँ पर मौजूद है, तो सबसे बड़ा लोयस चीन में मौजूद है। कहाँ मौजूद है भैया, चीन में मौजूद है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो दिल तू ही बता कहाँ था छुपा,
क्यों आज सुनी मेरी धड़कन पहली बार। ठीक, गाना आप देख लीजिएगा तो आपको ये लोयस बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक, और जब ससुरा को एक को इसको काट देंगे, जब इसको काट दीजिएगा, जब अकेले देखिएगा कहीं पर, जब आधी ये बना हुआ दिखाई देगा, इसमें इस प्रकार से नहीं बना हुआ दिखाई देगा एक प्रकार से लहरों के समान, और जब आधा ये बना हुआ दिखाई देगा, किसी एक ही उठा दिखाई देगा, तो उसको समझ जाइएगा वो ससुरा का है, स्तूप है। का है? स्तूप है। और जब कोनो चट्टानवन के ऊपर, जब कोई चट्टान पर क्या हुए, बने हुए, कोई चट्टान पर पूरा बलुआ का हो, डंप हो, देखेंगे पूरे चट्टानों पर बलुआ डंप हो, तो उसे कह देंगे बरखान। क्या कहेंगे भैया? बरखान। चलिए बात करते हैं हम आगे। बहुत प्यारा गाना है, सुनिएगा, मूवी देखिएगा गजनी, तो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम बालसन झील के बारे में, जो कि रेगिस्तानों में पानी को क्या करती है, पानी के लिए यह बहुत उपयोगी है। कहा है भैया? रेगिस्तानों में यह पानी के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक, देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है बालसन झील। बालसन झील, बालसन झील। ठीक, 11वां है आपका टॉपिक प्लेजा। प्लेजा, देखिए इन दोनों के बाद में बात करें तो बालसन झील आप देखे होंगे कि रेगिस्तानों में क्या होती है, रेगिस्तानों में पानी के लिए क्या होती है, बनी होती है। अगल बगल खूब ढेर सारे पहाड़ हों, क्या हों, चारों तरफ पहाड़ होता है और बिचवा में पानी भरा होता है। क्या होता है? बिचवा में पानी भरा होता है, उसी को हम कहते हैं बालसन झील। क्या कहेंगे भैया? बालसन झील। अगल बगल खूब ढेर सारे पहाड़ हों, कहाँ हों, पहाड़ हों, पर्वत हों, अगल बगल खूब ढेर चौहद्दी, पूरे चारों तरफ पर्वत हों और बीच में पानी भरा हुआ हो, उसी को कहेंगे यह बालसन झील है। क्या है? बालसन झील है। ठीक, देख लीजिए, देखिए यहाँ बना तो नहीं सकता हूँ लेकिन समझ लीजिए, ये कोई पर्वत हैं, क्या हैं, पर्वत हैं, ये अगल बगल बने हुए हैं, अगल बगल बने हैं, और बीच में क्या है, ये पानी भरा हुआ है। इस पर्वतों का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है इस रेगिस्तान में। क्या है भैया? बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। ये हवाओं को रोकती है। क्या होती है? हवाओं को रोकती है, जिससे कि यह पर्वत जो हैं हवाओं को रोक लेते हैं। तो रेगिस्तान में हमेशा जब हवा चलेंगी क्या होगा, दिखाई पड़ेगा। पनिया में जब रेगिस्तान में जब पानी में बालू गिट्टी नहीं पड़ेगी, बालू गिट्टी का जब इस पर प्रकोप नहीं आएगा, तो इसमें पानी भरा होता है। क्या होता है? पानी भरा होता है। हवा को ये पर्वतें रोक लेते हैं। क्या रोक लेते हैं? ये पर्वत जो बने हैं ये हवाओं को रोक लेते हैं, जिसे हम कहते हैं बालसन झील। चारों तरफ बने हुए पर्वत और बीच में मौजूद पानी, पानी कह लीजिए, जल कह लीजिए, नीर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन क्या होगा? पानी ही होगा, बिचवा में पानी ही होगा। और बहुत सारी बालसन झील ऐसी हैं जो सूख गई हैं। क्या हो गई हैं? सूख गई हैं। जब सूख गई हैं तो उसे ही हम कहते हैं प्लेजा। सूखी हुई बालसन झीलों को हम प्लेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखी हुई बालसन झीलों को हम प्लेजा कहते हैं। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में मौजूद होता है, क्या मौजूद होता है? सिलिकन और नमक। क्या? साल्ट और नमक इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। सूखी हुई बालसन झील में सबसे ज़्यादा सिलिकन और नमक की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? ये पेपर में पूछा गया था। प्लेजा कहेंगे आप, प्लेजा भी पूछ लिया कि प्लेजा में सबसे ज़्यादा, बालसन झील घुमा देगा, प्लेजा पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा, ध्यान रखिएगा। प्लेजा वही होगा, बालसन झील जब सूख जाएगी, पानी नहीं होगा, तो वो क्या होगा? प्लेजा। क्या होगा? प्लेजा। यहाँ तक समझ में आया? क्या होगा भैया? प्लेजा।
और इसमें सबसे ज़्यादा प्लेजा में सबसे ज़्यादा कौन किसकी मात्रा पाई जाती है? तो नमक और सिलिकन। किसकी? नमक और सिलिकन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो बालसन झील समझ में आया, प्लेजा समझ में आया, आपकी विंड टोपोग्राफी खत्म। क्या हो गई? खत्म। यहीं से आपकी विंड टोपोग्राफी खत्म। अब बात करेंगे नेक्स्ट में, और इससे भी बेहतरीन। बने रहिए क्लास में, पढ़े आप, प्लेलिस्ट देखिए, फिर से एक बार आप समझ लीजिए। अपघर्षण क्या होता है? अपघर्षण क्या होंगे भैया? तो जौन ससुरा अंधियन में, शुद्ध हिंदी में सोचेंगे, जौन भी उड़ उड़ के आए, उड़ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाए, और जहाँ से वो उड़े वहाँ से क्या होगा? हवाओं द्वारा बनाए गए घर्षण को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया गया हो। क्या ले जाया गया हो? किसको ले जाया गया हो? तो भैया वो कंकड़, पत्थर, ईंटा, बारू, कुछ भी हो सकता है, तो उसी को कहते हैं अपघर्षण। क्या हो? अपघर्षण कहते हैं। ठीक। छत्रक शिला, छाता के समान बनी हुई शिला, छाता के समान बनी हुई चट्टान को हम छत्रक शिला कहते हैं। भूस्तंभ, भूस्तंभ क्या होता है? भूस्तंभ शब्द समझिए, पहले शब्द समझिए। भूस्तंभ, स्तंभ कोई पिलर के समान बना हुआ, क्या हुआ? कोई चट्टान है वो पिलर के समान बनी होगी, यहाँ ध्यान रखिएगा। भूस्तंभ में कुछ और मत जोड़ दीजिएगा। तो ठीक, पिलर के समान बनी हुई चट्टान, चट्टान वही पिलर के समान बनेगी जब ससुरा अगल बगल वाली मुलायम चट्टानियाँ टूट जाएंगी, तो बिचवा में बची हुई वो कठोर चट्टान होंगी, जो उनकी वो पिलर के समान बहुत भारी भरकम दिखाई देगी। तो एक बनी हुई कठोर चट्टान, एक बनी हुई पिलर के समान कठोर चट्टान, उसे हम भूस्तंभ कहते हैं। 2-3 बन गई तो उसे हम यारडंग कह दिए। और जब यही चीज़ टूट गई, क्या हुई? यही चीज़ जब टूटी, सदियों साल, 100, 200, 300 साल में एक समय ऐसा आता है कि ये ससुरी टूटती है। क्या होगी? टूटेगी जरूर, ये नहीं कि बची रहेगी। ठीक। तो हवा जब ससुरा मुलायम चट्टान को काट दिया, तो धीरे धीरे क्या करता है कि मुलायम चट्टान के बाद, अब काटने के बाद जब उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो ससुरा काटना शुरू करता है कठोरे को। ठीक। तो कठोरवन का जब काटेगा, तो काटते काटते क्या होता है कि काटते काटते देखेंगे आप कि क्या बन जाएंगे? इंसेलबर्ग, बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, बड़ी होती हैं, बहुत भारी भरकम होती हैं, जो कि आप देखेंगे कहीं एरिया में, डेजर्ट एरिया में आप देखेंगे तो कहीं बहुत भारी दिखाई पड़ती हुई नज़र आएगी, ऊंची बहुत दिखाई पड़ती हुई नज़र आती हैं। ये क्या होती हैं? ऊंची बहुत दिखाई पड़ती हुई नज़र आती हैं, जो कि अगल बगल जैसे कोई सागर हो, बीच में कोई पहाड़ बना हो, का हो पहाड़ी इलाका हो, कोई पहाड़ बना हो, ऐसे दिखाई पड़ती हैं। तो उसी में क्या कह देते हैं? इंसेलबर्ग। उससे भी क्या हुआ? चौकोर बन गई। इंसेलबर्ग जब चौकोर टाइप में बन गई, कितने आदमी थे? तो बबू जी 4 आदमी थे। तो 4 आदमी थे, उस वाली टेक्निक अपनाओ। कितने आदमी थे? 4 आदमी थे। तो जो ऊपर वो बैठा रहता है उसमें बोलता है कि कितने आदमी थे, तो कहाँ वो किस प्रकार से होती है? एक प्रकार से डाइकांटर के समान ही होती है। वो एक चट्टान होती है जो कि आप उस पर कोई आप बैठ करके कुछ भी कर सकते हैं, तो उसे हम, कोई एक चट्टान होती है, उसमें क्या कहेंगे? उसे हम डाइकांटर। वो एक चतुर्भुज के समान होंगी। क्या होगी? चतुर्भुज के समान होती है, तो उसे हम डाइकांटर कहेंगे। और बरखान का होता है जब कोई चट्टानवा पर, जब कोई चट्टान पर हवा के झोंकों से बालू गिट्टी, रेगिस्तान में ये प्रोसेस होंगे, बालू गिट्टी क्या हो वहीं पर ला करके यही चट्टानों पर टेक दें। का हो भैया? बालू गिट्टी यहीं पर आकर के इकट्ठा हो जाए। जब ये इकट्ठा हो जाए तो उसी को कह देते हैं बरखान। और जब यही चीज़ जब ससुरा गिर जाए, का हो? देखे होंगे बालू का ढेर लगा होता है, बालू का ढेर लगा होता है। कहाँ देखे होंगे? जहाँ पर बालू डंप होता है वहाँ देखेंगे कि बालू का ढेर लगा होता है, बढ़िया बाकायदा एक प्रकार से इस टाइप में लगा होता है, गोल सा बना होता है ना। नीचे आपकी ज़मीन होती है, वो गोल सा बना होता है, तो उसे क्या कह देंगे? स्तूप। ये रेगिस्तान में होगा, घर में मत सोच लीजिएगा। ठीक। तो ये क्या होगा? स्तूप। लोयस क्या होता है? लोयस वही होता है, दिल तू ही बता कहाँ था छुपा, वो वाला गाना सुन लीजिएगा। उसमें, इसमें लोयस में क्या होता है कि ये जो लहरें
ये बालू लहरों के समान रेगिस्तान वाली जगहों पर बन जाएं। क्या है? लहरों के समान, यही स्तूप को उड़ा करके ले जाएं और वो जा करके एक लहर के समान बना लें, जिसे हम कहेंगे लोयस झील। ठीक, लोयस, क्या कहेंगे भैया? लोयस। और बालसन झील, अगल बगल चौहद्दी, पूरा क्षेत्र में बगल बगल चौहद्दी का हो भैया, चौहद्दी क्या हो? पूरा पर्वत हो, क्या हो? पर्वत हो, चट्टानें हो, बहुत बड़ी बड़ी विशाल चट्टानें हो, भारी चट्टानें हो, और बीच में क्या हो? पानी भरा हो, जिसे हम कहते हैं बालसन झील। क्या कहेंगे? बालसन झील। प्लेजा, जब ये बालसन झील सूख जाएगी, जब इसमें बहुत सारी ऐसी बालसन झीलें हैं जो कि सूख चुकी हैं, क्या हैं? सूख चुकी हैं, तो उसमें उसको क्या कहेंगे हम? प्लेजा। क्या कह देंगे? प्लेजा। ठीक भैया, क्या कह देंगे? प्लेजा। प्लेजा में सबसे ज़्यादा अधिकतर मात्रा में पाई जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो कौन से हैं? सिलिकॉन और साल्ट, नमक और साल्ट। क्या? सिलिकॉन, नमक और सिलिकॉन। ठीक, साल्ट और सिलिकॉन। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में बने रहिए इसी अंदाज के साथ साथ। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। क्लास को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक आप क्लास देखिए, बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आएगा, मुझे उम्मीद है। और एक भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से नहीं छूटने पाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक बच्चों, तो बने रहिए क्लास में। ज्योग्राफी भी चलेगी, रीजनिंग भी चलेगी, सभी क्लासेज आपको यहीं पर प्रोवाइड होंगी। बस आप बने रहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए। ठीक भैया, तो धीरे धीरे सब कुछ होगा समय आने पर। ठीक, बस बने रहिए आप, क्लास देखिए, पर डे क्लास करिए, एक क्लास पर डे करिए। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आपके कमेंट का बिल्कुल से बेहतरीन से जवाब मिलेगा। ठीक भैया, तो सब कुछ का जवाब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। ठीक, लेकिन मिलेगा ज़रूर। बस आप बने रहिए, क्लास को सब्सक्राइब, शेयर दूसरों बच्चों तक, बिल्कुल मुफ्त क्लास चल रही है। आप देखिए, दूसरे बच्चों तक भेजिए, वो भी देखें बेचारे, उनको भी समझ में आए, उनकी भी कुछ ज्ञान बढ़ें। ठीक भैया, तो ज्ञान बढ़ें और वो भी देखें, सब लोग देखिए, बेहतरीन से देखिए। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम की आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, टेलीग्राम पर आप जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको PDF वगैरह भी अवेलेबल होती हैं। क्या भैया? PDF वगैरह भी अवेलेबल होती हैं। ठीक, तो समय ज़्यादा हो रहा है, क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको मुझे सपोर्ट मिल सके। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, जय हिंद।